लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं, एक शहर नहीं, कूचाओं बाजार नहीं। इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। नमस्कार, आप सभी लोग देख रहे हैं कशिश न्यूज़ और हमारी इस खास प्रोग्राम यानी कि प्रदेश परिक्रमा में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं हूं आकाश द्विवेदी। इस समय हम प्रदेश परिक्रमा में आपको राजधानी लखनऊ की एक ऐसी इमारत में लेकर आए हैं जो सन 1784 में बनना शुरू हुआ और लगभग 20 साल में यह महल बनकर पूरी तरीके से तैयार हुआ। इस इमारत के बारे में बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी रहस्यमयी चीज़ें हैं जो हम आपको अपने इस कार्यक्रम पे परत दर परत बताएंगे। सबसे पहले हम आपके जहन से वो पर्दा हटाते हैं कि आखिरकार हम मौजूद कहाँ हैं। हमारी मौजूदगी राजधानी लखनऊ के बड़ा इमाम बाड़ा में है। जी हाँ, बड़ा इमाम बाड़ा, जिसको भूल भुलैया नाम से भी मशहूर कहा जाता है। भूल भुलैया इसलिए क्योंकि इसी महल के अंदर वो 84 ऐसे रास्ते हैं जो लोगों को भटका देते हैं कि आखिर उनकी मंजिल किस तरफ है। यानी कि अगर कोई एक अजनबी व्यक्ति महल के अंदर प्रवेश करता है और जब वो राजा या महल के किसी कोने में जाने की कोशिश करे तो यहाँ के वो 84 रास्ते उसे पूरी तरीके से गुमराह कर देते हैं और वो इन्हीं रास्तों में खोकर रह जाता है। ये आप महल का सबसे केंद्र बिंदु देख रहे हैं। ये एक ऐसा हॉल है जिसकी चौड़ाई लगभग 16 मीटर है और इसकी लंबाई लगभग 50 मीटर की है। आप अंदाज़ा लगाइए, ये उस वक्त की बनाई हुई इमारत है जब यहाँ पर अवध के राजा यानी अवध के नवाब असफुद्दौला ने ये सोच लिया था कि फैजाबाद से बदलकर अब राजधानी, अवध की राजधानी लखनऊ कर दी जाएगी। उस वक्त आपातकाल की स्थिति थी, यानी कि उनके पूरे क्षेत्र में, उनके पूरे राज्य में एक भीषण सूखे का दंश उनकी प्रजा झेल रही थी। उस प्रजा के दर्द को समझते हुए नवाब असफुद्दौला ने अपने आप से एक वादा किया कि मैं एक ऐसी इमारत का निर्माण कराऊंगा जो इतिहास के पन्नों में भी दर्ज होगा। इसी के साथ ही अपने प्रजा के लोगों को मैं रोजगार भी दूंगा। कहा जाता है कि यह इमाम बाड़ा दिन में बनाया जाता था और रात में गिराया जाता था। उस वक्त इसके बनने की लागत लगभग 10 से 15 लाख रुपए आई थी और नवाब असफुद्दौला इसके रख रखाव के लिए सालाना लगभग 4 से 5 लाख रुपए भी खर्च करते थे। ये हम अभी आपको हॉल में लेकर मौजूद हैं। इसके बाद हम आपको सीधे यहाँ से लेकर चलेंगे जिस दूसरे नाम के लिए इसे सबसे ज़्यादा मशहूर जाना जाता है, यानी कि भूल भुलैया। तो आइए मेरे साथ आपका इस खास कार्यक्रम प्रदेश परिक्रमा में देखिए कि क्या खूबसूरती है राजधानी लखनऊ की इस प्राचीन इमारत इमाम बाड़े की। ये अब हम हॉल से बाहर निकल चुके हैं और आपको यहाँ से सीधे उस रास्ते की तरफ लेकर चलेंगे जहाँ से भूल भुलैया कहा जाता है। ये वो रास्ता है जहाँ से 84 अन्य रास्ते निकलते हैं। इमामबाड़े के बारे में एक बात बेहद ख़ास और अहम ये भी है कि यहाँ के लिए ये भी कहा गया है कि यहाँ के अंदर ऐसी सुरंगें भी हैं जो सीधे दिल्ली और आगरा तक पर कनेक्ट होती हैं। लेकिन जैसे ही मैं भी बढ़ना शुरू किया तो मुझे एक ऐसी तस्वीर यहाँ पर नज़र आई जो आप सभी दर्शकों को दिखाना बेहद ख़ास हो गया था। वो तस्वीर है नवाब असफुद्दौला की। जी हाँ, ये वही नवाब असफुद्दौला हैं जिन्होंने इस प्राचीन इमारत यानी इमाम बाड़े का निर्माण करवाया था। ये वही नवाब असफुद्दौला हैं जिन्होंने अपनी प्रजा को भूखमरीज के बीच में 2 वक्त की रोटी मुहैया कराने के लिए, इसके साथ ही एक बेहतरीन इमारत तैयार करने के लिए इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा ली और उन्होंने इस इमारत को तैयार करके बनाकर लोगों को दिखाया। और आज भी सोचिए कि 1700 ईस्वी में बनी हुई ये इमारत आज भी बुलंदी के साथ खड़ी हुई है और यहाँ पर हजारों की संख्या में दर्शनार्थी और सैलानी यहाँ पर घूमने के लिए हमेशा आते रहते हैं। हमारे पीछे की तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं और इस इमाम बाड़े की खूबसूरती और इस इमाम बाड़े के नज़ारे और यहाँ के रहस्य को जानने समझने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। सिर्फ हिंदुस्तान की ही बात ना करके अगर विदेशी पर्यटकों की बात की जाए या लखनऊ के इतिहास की जब बात की जाए या लखनऊ के इतिहास के पन्नों को जैसे ही पलटा जाता है
तो सबसे पहला अगर कुछ भी पन्ना उभर कर सामने आता है तो वो आता है इमामबाड़ा। इमामबाड़े के अंदर यही वो मार्ग है जहाँ से हम भूल भुलैया की ओर आगे बढ़ेंगे। आपको लेकर चलते हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर खूबसूरत नक्काशी इन इमारतों पर की गई है। आप सोचिए कि सिर्फ ईंटें और चूने के साथ जो है इसका निर्माण कराया गया और बगैर किसी सपोर्ट सिस्टम के। वो जो बड़ा हॉल मैंने अभी आपको दिखाया वो भी खड़ा है, उसके बाद ये भी एक मार्ग है। इसके साथ ही मैं आपको छोटा सा एक नजराना दिखाना चाहूँगा। आप इस तरफ देखिए, आपको यहाँ पर एक छोटी सी सीढ़ी जाती हुई नज़र आ रही होगी। जी हाँ, ऐसी ऐसी ही सीढ़ियाँ हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि आप इससे घुसेंगे तो हो सकता है न जाने किन रास्तों में निकले। मैं प्रयास करूँगा थोड़ी सी रोशनी करके और अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ कि शायद इस तरफ आगे बढ़ें और देखें कि किस तरीके से ये भूल भुलैया की इमारतें हैं। फिलहाल लोगों की सुरक्षा दृष्टि के तहत वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा वो आगे बढ़कर मेरी तरफ आएं और दिखाएं कि देखिए सुरक्षा दृष्टिकोण के तहत इस इमारतों के अंदर के जो खुफिया रास्ते थे उनको बंद कर दिए गए हैं, लेकिन ये वही सीढ़ियाँ हैं जो आप घुसेंगे किसी तरफ और निकलेंगे किसी तरफ। इसीलिए ये इमामबाड़ा बेहद खास और अहम माना जाता है। यहाँ पर वो 84 रास्ते हैं जो रास्ते किसी भी तरफ जाते हैं और निकलते कहीं हैं। इसको बनाने के पीछे नवाब असफुद्दौला की मेन वजह ये थी कि उनका सिक्योरिटी सिस्टम के तहत ऐसी इमारतों का निर्माण कराया गया कि अगर कोई आक्रांता या आक्रमणकारी यहाँ पर घुस जाता है महल में तो वो ऐसे रास्ते होंगे जहाँ से नवाब पहली बात तो सुरक्षित निकल सकते हैं। इसके अलावा जो आक्रमणकारी इस महल के अंदर प्रवेश किए होंगे वो इसी में भटक कर रह जाएंगे और तब तक उनको यहाँ के सिपाही अपने गिरफ्त में ले लेंगे। आप आगे बढ़ते हैं हमारे साथ, आपको मैं दिखाता हूँ भूल भुलैया। आप सभी दर्शकों को भूल भुलैया का आनंद दिलाने के लिए हमारी टीम को एक खास जद्दोजहद भी करनी पड़ रही है। अब हम भूल भुलैया पहुँचने के लिए ठीक उस रास्ते पर हैं जहाँ से 45 सीढ़ी चढ़ने के बाद हम आप सभी दर्शकों को दिखा पाएंगे वो अच्छा, रमणीय और शानदार भूल भुलैया जिसको आपने किस्सों कहानियों में सुना होगा। यही के साथ ही और भी चीज़ें हैं, कई इमारतें हैं जहां से आपको राजधानी लखनऊ की ये खूबसूरती देखने की मिलेगी। लेकिन इसके अलावा मैं अपने उन सभी दर्शकों से भी अपील करता हूं जो इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कि ऐसी जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उस पर अपने नाम लिखकर इसको गंदा ना करें, क्योंकि नवाब असफुद्दौला ने इसको बनवाया था और आप अपना नाम लिखकर नवाब असफुद्दौला के नाम को ख़राब करने की कोशिश मत करिए। 45 सीढ़ियों की जद्दोजहद हम शुरू करते हैं। शायद चढ़ने में थोड़ी दिक्कतों का सामना होगा, लेकिन आप लोगों को बेहतर तस्वीरें दिखाने के लिए हमारी टीम लगातार अब 45 सीढ़ियों के चढ़ने का सफ़र शुरू कर चुकी है। 45 सीढ़ियों की जद्दोजहद हमारी टीम कर रही थी भूल भुलैया तक पहुंचने के लिए। बीच रास्ते में ही लेकिन हम लोगों को एक ऐसी खूबसूरत और हसीन छत नज़र आई जिसका भी अपना एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है। आप ठीक पीछे की तरफ देखिए, आपको ये झरोखे दिखाई दे रहे हैं। ये वो झरोखे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर सैनिक खड़े होते थे और खड़े होकर इस महल की पहरेदारी करते थे। पहरेदारी इस तरीके से की जाती थी क्योंकि आप जब इन झरोखों को देखते हैं, आप जैसे ही इन झरोखों को देखते हैं तो आपको इन झरोखों के रास्ते पूरा मुख्य द्वार के साथ ही सड़क मार्ग भी दिखाई देने लगता है। यानी कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप देखिए कि इसकी नक्काशी और इसका आर्किटेक्ट कितना शानदार किया गया था। अच्छा, एक बात आपको इस बीच में ये भी बताना अहम है क्योंकि इसका जो बनाने का काम, इसके आर्किटेक्ट का काम जो किया था उनका नाम था किफ़ायतुल्लाह। इस पूरी बिल्डिंग को ईरानी मॉडल पर बनाया गया है और इसका रंग रोगन का काम आज भी चलता रहता है, इसके संरक्षण का काम चलता रहता है। आप ठीक बाएं तरफ जो ये जगह देख रहे हैं, ये मस्जिद देख रहे हैं, ये
पवित्र मस्जिद है जहां पर सिर्फ नमाज पढ़ने जाने वालों को ही जाने की परमिशन है। उसके अलावा यहां से आप इस मुख्य द्वार को देखिए, ये वही मुख्य द्वार है। आप जाइए उस 1784 1800 के कार्यकाल में, उस सदी में जहां पर नवाब असफुद्दौला की शान और शौकत भरी वो रात सवारी इसी मुख्य द्वार से अंदर आती रही होगी, और कैसा वो एक माहौल होता रहा होगा इन इमारतों का जब नवाब असफुद्दौला यहाँ पर आते रहे होंगे। इन झरोखों की सबसे खास चीज़ ये है क्योंकि हम यहाँ से बाहर की तरफ तो सब कुछ पूरा स्पष्ट देख सकते हैं, लेकिन जब आप बाहर से अंदर की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देगा। यही वो सिक्योरिटी सिस्टम है जो बाहर से प्रवेश करने वाले लोगों को समझ नहीं आता था। उनको लगता था कि शायद यहाँ पर कोई नहीं होगा, लेकिन सैनिकों की एक लंबी टुकड़ी इन छतों पर मौजूद रहती थी जो नवाब असफुद्दौला की शान और शौकत को बढ़ाने के लिए अपना काम बेहद ही ईमानदारी और दिल लगाकर करती थी। इसके बाद हम अपनी जद्दोजहद उस भूल भुलैया तक पहुंचने के लिए फिर से शुरू करेंगे, लेकिन आपको हम दिखा दें कि हम भूल भुलैया के उस बाहरी हिस्से पर हैं। ये वही हिस्से हैं, ये वही गलियां हैं जिसके अंदर से वो 84 रास्ते आपको मिलेंगे जो आपको ये समझने और पर मजबूर कर देंगे कि आखिरकार एक ही इमारत के अंदर ये 84 रास्ते किस तरीके से हैं। फिलहाल कई रास्तों को सुरक्षा दृष्टिकोण से बंद कर दिया गया है। बंद करने के पीछे ये भी रही कि कई लोग इसमें खो गए जिनका पता आज तक नहीं चल पाया। इसी वजह से उन इमारतों को इस इमारत के अंदर उन रास्तों को बंद कर दिया गया है। फिलहाल हम अपनी आगे की यात्रा और शुरू करते हैं प्रदेश परिक्रमा में। आप देखते रहिए ये ऐतिहासिक इमारत, इमामबाड़ा की खूबसूरती, इस इमामबाड़े का रहस्य और वो नवाब असफुद्दौला के दौरान बनाई गई उस प्राचीर को आप देखिए जो लोगों के रोजगार पैदा करने के लिए इस इमारत का निर्माण कराया गया था। इंतजार की घड़ियां आप सभी दर्शकों की पूरी हो चुकी हैं और अब हमारी मौजूदगी उस जगह पर हो चुकी है जिसको भूल भुलैया कहा जाता है, यानी राजधानी लखनऊ के इमामबाड़े की सबसे वो खास जगह, सबसे वो हसीन जगह और सबसे ऐतिहासिक जगह भूल भुलैया में हम इस वक्त मौजूद हैं। और हम अब आपको लेकर चलेंगे ऐसे उन खुफिया रास्तों की ओर जहां से कहा जाता है कि इस महल के अंदर से ही आप ऐसे रास्ते हैं जहां से आप दिल्ली, आगरा और जयपुर के लिए निकल सकते हैं। तो हमने अभी एक गाइड से यहाँ पर बात की, उन्होंने बताया कि इसी के अंदर वो सुरंग है जहां से आप अंदर होंगे और कहीं आगरा के लिए या गुजरात के लिए, दिल्ली के लिए निकल सकते हैं। हम आपको उस जगह पर लेकर चल रहे हैं और वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर अब अंधेरा है, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, जिसको देखने के लिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बड़ा ख़ास हमको मिला है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि अभी जिस हॉल के पास हम थे उस मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा वो आगे आके दिखा दें। हम अभी जिस हॉल के आगे थे, जहाँ नीचे खड़े थे, ये ऊपर से यहाँ पर देखा जा रहा है। इसके बाद हम अब अंदर सुरंग की ओर हम घुसते हैं, अंदर सुरंग की ओर चलते हैं। पीछे की तरफ आप आइए, मैं अंदर की तरफ चलता हूँ। यहाँ पर देखिए कई लोग हैं और क्या भाई क्या बता रहे हैं, ये कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? ये इस बिल्डिंग की पहली सुरंग है जो दिल्ली, फैजाबाद, आगरा जाती थी। ये सुरंग को जिसको 1857 की गदर के बाद बंद कर दिया गया। इसके अंदर काफी सेना गई थी नवाब साहब के खजाने की तलाश में, जो लौट के वापस ना आ पाई, जो ना वो उधर निकली ना इधर निकली। तो इसके अंदर जाने का कोई टिकट नहीं, बाहर आने की कोई गारंटी नहीं। अगर आपका जाने का मन हो तो जा सकते हैं, कूद के जाएं आगे से, मगर रास्ता बंद कर दिया गया। 72 गए थे, आपको मिला के 73 बताएंगे कल से। मुझे मिलाकर 73 बताएंगे। ये आप सभी दर्शकों का मैं एक चहेता एंकर हूँ, ये नहीं चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ और खबरें साझा करूँ, इसी वजह से ही मुझे ऐसे रहस्यमयी कुएं के भीतर भेजने का प्रयास कर रहे हैं। उसके अलावा जब आप इन रास्तों को देखते हैं तो देखिए आप उसी खुफिया दरवाजे के सामने से आ गए और आपको महल का फ्रंट यहाँ पर दिखाई देने लग गया। आप सोचिए कि इसका जब आर्किटेक्ट इसको किया गया, यानी किफ़ायत उल्लाह ने जब इस इमारत का निर्माण करवाया था और उन्होंने इसकी कलाकृति को कहीं पहले पन्नों पर उकेरा होगा, उन्होंने अपने एक नक्शे बनाए होंगे कि किस तरीके से इसका निर्माण कराया जाए जो कि बेहद ख़ास और हसीन हो।
वैसे ही रास्ते पर हमारा ये सफ़र लगातार जारी है। हमारे साथ कई और यहाँ पर सैलानी हैं जो लगातार यहाँ पर घूम रहे हैं, देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस भूल भुलैया के भीतर वो क्या महत्वपूर्ण और क्या अहम है। फ़िलहाल मेरा तो जो मिजाज है वो इस वक्त मैं सन 2023 में नहीं हूँ। मैं पूरी तरीके से 1784 ईस्वी के उस दौर में पहुँच चुका हूँ जहाँ पर नवाब असफुद्दौला ने इसका निर्माण कराया था और मेरे जहन में वो ख्यालात बार बार लगातार चल रहे हैं कि किस तरीके से सैनिक यहाँ पर आते रहे होंगे, जाते रहे होंगे, नवाब साहब, उनकी बेगमें या इस महल के अंदर रहने वाले कर्मचारी। ये हमारे साथ सबसे आगे एक गाइड यहाँ पर हैं जो दर्शक यहाँ पर घूमने वाले लोगों को बार बार बता रहे हैं कि कहाँ पर क्या है। अभी वहाँ पर वही थे जो हमको कह रहे थे कि 72 गए, गायब हो गए, आप 73वें होंगे, जाना चाहें तो चले जाएं। वो वहाँ आगे भी एक अनाउंसमेंट लगातार दे रहे हैं, कोई चोर दरवाज़ा दिखा रहे हैं, तो उन्हीं के पास चल लेते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार चोर दरवाज़ा कहाँ पर है। ये हमारे साथ इमामबाड़ा के अंदर गाइड सैयद अकील अब्बास जी हैं जो बेहद दिलचस्प इंसान हैं। ये अभी हमको बता रहे हैं कुछ चोर दरवाजे के बारे में, उसकी खूबी के बारे में, तो इन्हीं से जानते हैं आखिरकार खूबी क्या है। देखिए, इसे कहते हैं चोर दरवाज़ा। यहाँ से आप सबको देखेंगे मगर आपको कोई नहीं। तो नवाब साहब की जो ड्रेस थी वो ब्लैक हुआ करती थी, अंग्रेज़ों की रेड। तो यहाँ से देखा जाता था कौन अपना कौन पराया। तो यहाँ से हम सबको देखेंगे, बाहर एंट्री देखिए, तो अब वहाँ से आपको यहाँ कोई नहीं देख पाएगा। और जो आप जिनको हम पढ़े लिखे जाहिल कहते हैं, जो यहाँ शोर मचाते हैं, उन्हीं लोगों को हम यहाँ पे पढ़े लिखे जाहिल कहते हैं। जो यहाँ दीवारों पे जितने नाम लिखे हैं उनको हम लोग पढ़े लिखे जाहिल कहते हैं। लोगों को उस सुरंग में डाल दीजिए। ओके, उसी सुरंग में डाल दीजिए। थोड़े थोड़े दुबले हो के आगे। ये गाइड साहब को हम फॉलो करते हैं और इनके साथ फिर आगे बढ़ेंगे। ये कहीं पर दूसरी जगह ये निकालेंगे। ये उस सकरी जगह पर हम लगातार चल रहे हैं जिसे भूल भुलैया कहा जाता है। इसके बीच में कई सीढ़ियाँ, कई इमारतें और कई हिस्से नज़र आते हैं। आप देखेंगे एक सीढ़ी इधर भी है, यहाँ से भी आप महल के अंदर देखने के रास्ते हैं। और आप देखिए कि ये कितना वाकई में उलझा हुआ है। शायद आप तस्वीरों को देखकर ये समझ रहे होंगे कि ये कितना उलझा हुआ एक मकड़जाल जैसा है, जिसमें अगर ये एक कोई सुरंग सी हमें फिर से यहाँ पर दिखाई दी है। मैं एक बार यहाँ आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। देखिए, ये बेहद दिलचस्प है। अब जैसे ही हम अंदर आते हैं हमें यहाँ पर फिर ठीक दो रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ता हमारा इस तरफ है जिसकी सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही हैं, और एक फिर ये दूसरा रास्ता है जिसकी सीढ़ियाँ उस तरफ जा रही हैं। यानी अगर कोई इसमें खो गया तो शायद उसको निकलने में बहुत लंबा वक्त लगे, या ये भी हो सकता है कि वो निकल ही ना पाए। अगर वो नहीं निकल पाएगा तो यहाँ की अंधेरी गलियों में शायद उसकी चीखें भी सन्नाटे के साथ दफन हो जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से इस भूल भुलैया का निर्माण किया गया है। हम आगे की तरफ और बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसका सटीक रास्ता निकलने का क्या है, क्योंकि फ़िलहाल मैं खुद भी अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ इसमें उलझ गया हूं और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किस तरफ जा रहा हूं और मैं किस तरफ निकलूंगा। फ़िलहाल गाइड का पीछा करते करते मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो मुझे इस बात का एहसास अब हो रहा है कि वो पल बहुत नज़दीक आ चुका है जहां से मुझे निकलने का रास्ता मिल जाए। तो आप सभी लोगों को शायद बेहतर ढंग से अच्छा भी लग रहा होगा और समझ भी रहे होंगे। एक वो द्वार भी आ गया जहां से पिछले हिस्से पर एक लॉन दिखाई दे रहा है, यानी कि ये बाग बगीचा हुआ करता रहा होगा और उस दौर में यहाँ पर लोग बैठकर प्रकृति के नज़ारों का भी आनंद लेते रहे होंगे। शायद खौफनाक है ये मैं इससे भी चल के आपको दिखाना चाहूँगा। मैं अभी जब नीचे खड़ा था तो आप से उसी हॉल के बारे में, मैं पीछे आ जा रहा हूँ, वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि वो आगे जाकर दिखा दें आप लोगों को। मैं अभी इसी हॉल के बारे में बात कर रहा था। जब मैं नीचे खड़ा था तो वहाँ पर ये छोटी छोटी जब मुझे खिड़कियाँ दिखाई दी थी तो ये बेहद मुझे आकर्षित की थी कि आखिरकार इसके भीतर क्या है। लेकिन जब मैं भूल भुलैया के अंदर आया तो मुझे ये मालूम पड़ा कि उस हॉल के अंदर बैठे हुए लोगों के ऊपर भी निगरानी इन खुफिया जगहों से की जा सकती हैं।
भूल भुलैया में चलते चलते हम अब एक ऐसे पॉइंट पर आ गए हैं जहां पर हमें अपने गाइड साहब की मदद की बेहद खास आवश्यकता है। इसकी खूबसूरती और रहस्यमयी चीज के बारे में सीधे उन्हीं के मुंह से सुनिए कि आखिरकार अब ये क्या है। अब देखिए यहाँ पे 4 रास्ते हैं जिसमें 3 गलत हैं, 1 सही। 3 रास्ते ऐसे जो आपको पूरा दिन इसी बिल्डिंग में रखेंगे, एक रास्ता जो हमें यहाँ से 1 मिनट में बाहर निकालेगा। तो पहला ये वाला, दूसरा जिस पे हम खड़े हैं, तीसरा ये। तो ये तीनों रास्ते अंदर आने के लिए सही हैं और बाहर जाने के लिए तीनों गलत हैं। तो अभी हम साथ में हैं तो रास्ते इजी, वापसी में हम नहीं होंगे, रास्ते यही गलत होंगे आपके लिए। आप चलिए हमको बताइए जरा किस रास्ते पर हम चलेंगे तो हम सही रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे। पहला जिससे आप आ रहे हैं, ठीक, दूसरा ये और तीसरा ये वाला। ठीक। तो ये तीनों रास्ते अंदर आने के लिए सही हैं, बाहर जाने के लिए तीनों गलत हैं। ये वाला सही है। इन्होंने बताया और बहुत तेजी के साथ ये आगे बढ़ गए, लेकिन मैं उनका हाथ और उनका पीछा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हम अगर इसमें भूल गए तो शायद इसी में फंसे हुए रह जाएंगे। तो पहले आप इधर रुके, इनको हम निकाल दें। हाँ ठीक है। राहुल साकृत्यायन का एक बड़ी मशहूर लाइनें थी कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो उसी जिंदगानी और उसी नौजवानी में हम सैर कर रहे हैं और आप सभी लोगों को भी सैर करा रहे हैं। सैर करा रहे हैं आपको उस खूबसूरत इमारत का, सैर करा रहे हैं आपको उस रहस्यमयी भूल भुलैया का, जिसमें घुसेंगे तो आप लखनऊ में, लेकिन क्या पता निकलें आप गुजरात, या आप निकलें फैजाबाद, या आप निकलें आगरा। तो हमारे कशिश न्यूज के सभी दर्शकों के लिए ये हमारा खास कार्यक्रम, जो आप सभी लोगों को यकीनन बेहद पसंद आ रहा होगा, क्योंकि ये वाकई में है ही इतना खूबसूरत कि इसमें जो भी आए उसका दिल बाग बाग हो। इमामबाड़े के अंदर एक बेहद खास और रहस्यमयी दूसरी जगह और हम पहुंच चुके हैं, जिसे बावली कुआं कहते हैं, शाही बावली भी कहा जाता है। इसकी अपनी एक अलग विशेष अहमियत है, क्या खूबियां हैं, उन सब चीज़ों को बताने के लिए हमारे साथ अब्बास जी मौजूद हैं। हम इन्हीं के साथ जो है चलेंगे और यहाँ पर इनसे जानेंगे कि आखिरकार इसमें क्या खास है, क्योंकि अभी आगे का सफ़र हम यहाँ पर तय करेंगे। तो देखिए सामने जो गेट के पास आप पानी भरा हुआ देख रहे हैं, ये नवाब साहब के टाइम का सीसीटीवी कैमरा है, जो 300 साल पुराना है, जो आज भी वो वैसे ही काम कर रहा है जो 300 साल पहले करता था। क्या खूबी है इसमें? इसमें खूबी ये है कि जो 300 साल पुराना है, इसके अंदर ना तो कोई बिजली कनेक्शन है कुछ, इसको सिर्फ पानी वाला कैमरा बोलते हैं, जो 300 साल पुराना काम कर रहा है आज भी। तो की तस्वीरें इसमें दिख रही हैं, दिखाएंगे आपको नीचे ले जाके। तो अभी जो लोग अंदर हैं वो हमें देख रहे हैं, मगर हम उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। तो हम जब अंदर जाएंगे तो हम अंदर से बाहर वाले सबको देखेंगे, मगर बाहर वाला हमें कोई नहीं देखेगा। अच्छा। तो आपको वो जो सामने पानी देख रहे हैं, ये कुएं का पानी नहीं, ये कैमरे का पानी। तो अभी आपको उसी पानी में हम ये पूरा गेट दिखाएंगे, कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर। तो अंदर से हम सबको देखेंगे, मगर बाहर वाला हमें कोई नहीं देखेगा। ये उस दौर का सीसीटीवी कैमरा है जब नवाब असफुद्दौला यहाँ पर हुआ करते थे। उन्होंने एक ऐसे ये सीसीटीवी कैमरे का निर्माण करवाया जिसको आप अंदर से ये तो देख सकते हैं कि बाहर कौन इंटर कर रहा है, लेकिन आप बाहर से उसको नहीं देख पाएंगे। हम अब उस बावली कुएं के अंदर चल रहे हैं जहाँ पर खुफिया और सकरे रास्ते हैं, जैसा आपने पूरा देखा। बाईं तरफ चलना है, यहाँ से बाईं तरफ चलने के बाद हमें वो रास्ता मिलेगा। कहा जाता है कि ये 7 मंजिल का कुआं है। क्यों? ये पूरी बिल्डिंग कुएं के अंदर ही बनी हुई है। इसकी कितनी मंजिलें ये ऊपर हैं और कितनी नीचे हैं? 4 मंजिल जो नीचे थी उनको बंद कर दिया गया, अब सिर्फ इसके 3 फ्लोर खुले हुए हैं। अब बंद इसलिए कर दिया गया? बंद इसलिए कर दिया गया कि उसके अंदर लोग जाके भटके ना। तो अभी उसकी डिटेल अभी आपको आगे बताएंगे क्यों बंद करा गया। तो आप हमारे सभी दर्शक देख रहे होंगे कि ये किस तरीके के रास्ते से हम गुजरते हुए। अब आप रुक जाइए यहीं पर, आइए रुकिए, आपको दिखाते हैं दूसरी विशेष जगह। यहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं। तो पहले जब गोमती से जब इसका कनेक्शन था इस कुएं से, तो यहाँ तक कि ये सब पानी भरा रहता था। तो ये यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ये अभी दूसरी मंजिल है। तो इसके बाद जब ऊपर चलेंगे वो होगी तीसरी मंजिल। तो ये पूरी बिल्डिंग जो 7 मंजिल की जो पूरी कुएं के अंदर ही बनी थी। अच्छा। हाँ, तो अब आगे वाला हम आपको सीसीटीवी कैमरा दिखाएंगे। जूम करके आप दिखाएं कि किस तरीके से ये सीसीटीवी वर्क कर रहा है। बाहर गेट पर कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसका पूरा प्रतिबिंब उस पानी में पड़ रहा है। यानी कि यहाँ से बैठ कर ही साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आखिर
अब इसमें कौन प्रवेश कर चुका है, कौन नहीं। आप सोचिए क्या अद्भुत उस वक्त की ये आर्किटेक्ट किफ़ायतुल्लाह जी ने ही इसको बनाया था। किफ़ायतुल्लाह जी का क्या सोच रहा होगा, क्या दिमाग है ये इसमें, और किन तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है ऐसे निर्माण को कराने में। ये वाकई में एक बेहद अद्भुत है और राजधानी लखनऊ के साथ ही पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है कि ऐसी इमारतें हमारे हिंदुस्तान में आज भी हैं। जो नवाब साहब के सिपाही थे वो यहीं से देखते थे कौन अपना कौन पराया। जो नवाब साहब की ड्रेस थी वो ब्लैक हुआ करती थी, जो उनके दुश्मन थे उनकी ड्रेस रेड हुआ करती थी। तो यहाँ से देखा जाता था पानी में कौन अपना कौन पराया, कौन दोस्त कौन दुश्मन। जो नवाब साहब के सिपाही थे तीरंदाज, वो यहीं से तीर से अपने दुश्मनों को मारते थे। अब आप सोच रहे होंगे पानी के अंदर देख के कैसे तीर मारेंगे, तो वो पानी के अंदर देखा अंदर आते हुए। तो यहाँ से थोड़ा डाउन होंगे, नीचे बैठेंगे तो सामने ऊपर वाली विंडो देख रहे हैं, वो लड़की खड़ी है, तो यहाँ से तीर से मारते थे। तो जब तक कि दुश्मन ने हमको देखा, जब तक वो मर चुका हुआ, तो दुश्मन को नहीं पता चलता था तीर आ कहाँ से रहा है। तो ये लॉजिक है उस टाइम का। बेहद एक बीच में रोमांचक और खूबसूरत बात हमारे इन भाई साहब ने बताई बीच में। आइए हम आगे और चलेंगे और भी देखते हैं। आइए, अभी जब हम यहाँ पर घुस रहे थे तो आपने देखा कि उस सीढ़ी से जब इंटर हो रहे थे, वहाँ से जूम कराया तो वहाँ पर कुछ भी हमें नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी आप जब अंदर से देखेंगे तो आपको बाहर की सीढ़ियों तक पूरा स्पष्ट दिखाई देगा। वो मस्जिद की सीढ़ियाँ हैं जहाँ तक साफ तौर पर आप देख सकते हैं कौन इसके अंदर आ रहा है और कौन यहाँ से बाहर जा रहा है। हम एक बार रिकॉल करने के लिए, आपके जहन में दोबारा उन यादों को भरने के लिए बाहर से हम आपको वापस से दिखाते हैं कि क्या आपको अंदर बाहर से कुछ दिख रहा है या नहीं। लेकिन ये एक बेहद महत्वपूर्ण और शानदार ये आर्किटेक्ट है जिसको किफ़ायतुल्लाह जी ने बनवाया था और इसमें गजब की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। तो आइए मेरे साथ हम आखिरी फ्रेम और आखिरी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, वो रहस्यमयी, क्योंकि यहाँ से तो आप बाहर पूरी स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर से आप अंदर देखने का प्रयास करेंगे आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। यही खूबसूरती है इस इमामबाड़े की, यही खूबसूरती है इस भूल भुलैया की। अभी 60 फीट नीचे से हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे थे और हमने आपको बताया कि आप 60 फीट नीचे से ऊपर की मस्जिद की सीढ़ियाँ देख रहे हैं। ये वही मस्जिद की सीढ़ियाँ हैं जो हमने अपने कैमरे को जूम किया था तो यही सीढ़ियाँ 60 फीट नीचे से दिखाई दे रही थी। लेकिन मैं वापस अब 60 फीट की ऊंचाई पर आकर आपको नीचे की तरफ दिखाता हूँ। देखिए आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। अब आप यहाँ से देखना चाहेंगे तो आपको सिर्फ एक ये दरवाज़ा और सीढ़ी दिखाई देगी। लेकिन जब हम 60 फीट नीचे थे, उस गहराई में थे, तो हमको ये मस्जिद की सीढ़ियाँ दिखाई दे रही थी। आप सोचिए ये उस दौर की क्या तकनीक थी। 300 साल पहले का वो शानदार इतिहास जो राजधानी लखनऊ को आज भी इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करवाता है। नवाब असफुद्दौला जिन्होंने अपनी प्रजा को भूखमरी और उनसे बचाने के लिए, उनको 2 वक्त की रोजी और रोटी मुहैया कराने के लिए ऐसी इमारत का निर्माण करवा डाला जिसमें सीमेंट और प्लास्टर की कहीं पर भी चीज़ें इस्तेमाल नहीं की गई हैं। हमारे गाइड साहब ने भी आपको बताया कि किन किन चीज़ों से इस इमारत का निर्माण कराया गया। आपने पूरी खूब शांति के साथ और हमें लगता है कि बेहद दिलचस्पी के साथ हमारे इस खास प्रोग्राम को देखा होगा। प्रदेश परिक्रमा में फ़िलहाल आज की इस एपिसोड में इतना ही। हम आपको अपने अगले कार्यक्रम में दूसरे किसी ऐसी ही रोमांचक जगह पर ले चलेंगे जो आपको इस यात्रा पर एकदम रोमांच से भर देगी।